नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह बढ़ती ही जा रही है। G23 के नेताओं के तेवर मुखर होने लगे हैं। अगर पार्टी ने समय रहते इसे नहीं संभाला तो उसे इसका भारी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, आप यही सोच रहे होंगे। दरअसल 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी में बागियों का तेवर लगातार उग्र होता जा रहा है। जाहिर है, गांधी परिवार के लिए ये एक शुभ संकेत बिल्कुल नहीं हो सकता कि चुनाव सिर पर हो और पार्टी के सदस्यों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया हो। ये बागी कोई और नहीं बल्कि पार्टी के वो बड़े नेता हैं जिनको पार्टी हाशिए पर लाने की कोशिश में पिछले 6 महीनों से लगी दिखाई दे रही है। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन लोगों ने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से एक पत्र लिखकर जल्द से जल्द आंतरिक चुनाव कराने की मांग करने की जुर्रत की थी। पत्र पर पार्टी के 23 बड़े नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे, जिन्हें अब G23 या 23 नेताओं के ग्रुप के रूप में जाना जाता है। इनमें से तो कई ऐसे नेता हैं जिनकी गिनती अभी हाल तक गांधी परिवार के करीबी और बड़ी हैसियत वाले नेताओं में होती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना परिवारवाद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने भले ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनकी सोच में वो अब भी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं और इस भ्रम में जी रहे हैं कि पार्टी के लिए वो जो भी फैसले कर रहे हैं वो सही है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी और खासकर गांधी परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कहकर आलोचना करते आए हैं कि मोदी से कोई सवाल करे ये उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन अब जब यही काम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुंह में दही जमाए बैठे हैं। जब से G23 के नेताओं ने जम्मू में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है तब से पार्टी में खलबली मची हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये है कि जिन G23 नेताओं को कभी सोनिया गांधी का करीबी कहा जाता था, उन नेताओं के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें कांग्रेस के बागी खेमे के नाम से बुलाया जाने लगा। G23 के नेताओं ने ना कभी ये सवाल किया था कि किस तरह अलोकतांत्रिक तरीके से तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी 1998 में पार्टी अध्यक्ष बन गई थी। किस तरह सोनिया गांधी ने इस पद पर 2017 तक बने रहकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। क्यों 19 साल के बाद पद छोड़ने के बाद सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष का पद सौंप दिया था। क्यों राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था अगर उन्हें दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनने की चाह थी। और क्यों बावजूद अस्वस्थ होने के सोनिया गांधी 1.5 साल से अंतरिम अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं। किसी ने यह भी नहीं पूछा था कि किस हैसियत से राहुल गांधी पार्टी के सारे अहम फैसले ले रहे हैं। G23 ने तो सिर्फ आंतरिक चुनाव करने की मांग की थी ताकि अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो सके और पार्टी एकजुट होकर बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में आ जाए। लेकिन गांधी परिवार क्या चाहता है, वो गुलाम नबी आजाद भूल गए। गांधी परिवार का मकसद केवल राजनीति में बीजेपी से लड़ना नहीं है, बल्कि ये भी है कि पार्टी की कमान किसी भी हालत में किसी बाहर के व्यक्ति के हाथ में ना चली जाए। इसीलिए ही पार्टी के हित की बात गांधी परिवार को अच्छी नहीं लगी। ऐसे में पार्टी के हित में बोलने वाले नेताओं को ही साधना शुरू कर दिया गया और शुरुआत गुलाम नबी आजाद से की गई। सबसे पहले आजाद को महासचिव पद से हटाया गया और फिर उनकी राज्यसभा से भी छुट्टी कर दी गई। दूसरे बड़े नेता आनंद शर्मा हैं। वे आजाद के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर थे, अभी भी हैं। 1 साल बाद यानी मार्च 2022 में शर्मा का भी 6 साल का राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल पूरा हो जाएगा। देखा जाए तो आजाद के बाद शर्मा की बारी बनती है राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने की, लेकिन उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे या पी चिदंबरम को यह सम्मान मिलेगा और 2022 के बाद शर्मा राज्यसभा के सदस्य भी नहीं रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस में लगी आग तब और भी ज्यादा भड़क गई जब बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस और वाम मोर्चा का गठबंधन कट्टरपंथी पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ हो गई। आनंद शर्मा ने इसे पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बताते हुए राहुल गांधी के इस फैसले पर ही सवाल खड़ा कर दिया। शर्मा ने वाजिब सवाल किया कि क्यों कांग्रेस जैसे सेक्युलर पार्टी को एक उग्र मुस्लिम नेता से हाथ मिलाने की जरूरत पड़ी। सवाल का जवाब तो नहीं मिला, उल्टे उनकी अब आलोचना करनी शुरू हो गई। वाजिब भी है, पार्टी में सारे फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं, यानी वे फैसला भी उनका ही था। ये राहुल गांधी से बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद आनंद शर्मा को भी निशाने पर ले लिया गया, क्योंकि अब G23 के नेताओं के साथ पार्टी सौतेला व्यवहार कर रही है। उनका सुर कड़वा होता जा रहा है।
G23 के नेताओं को अब बागी कहना गलत नहीं होगा। ये तो साफ होता जा रहा है कि उन्हें पार्टी के जीत हार की फिक्र नहीं है, या ये मान लेना चाहिए कि इन बागी नेताओं को पता है कि चुनाव में परिणाम क्या आने वाला है। लिस्ट में कपिल सिब्बल का नाम भी पीछे नहीं किया जा सकता। ये देश के सबसे बड़े वकीलों में गिने जाते हैं। मुफ्त में कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए किसी भी अदालत में हाजिर होते रहते हैं। जुलाई 2022 में उनकी राज्यसभा में 6 साल की सदस्यता समाप्त हो जाएगी और शायद उन्हें भी संसद से दूर कर दिया जाएगा। मनीष तिवारी फिलहाल लोकसभा के सदस्य हैं। कभी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होते थे, परंतु उनके पास उतना मक्खन नहीं है जितना कि रणदीप सुरजेवाला के पास है, और पार्टी में अब उनकी कोई पूछ नहीं है। एक और बड़े नेता थे G23 में, मुकुल वासनिक, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्हें पद से हटाने से दलितों के बीच गलत संदेश जाता, इसीलिए अभी भी पद पर बने हुए हैं। वासनिक तन से गांधी परिवार वाले कांग्रेस के साथ हैं और मन से G23 के साथ। 26 फरवरी को चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की। इसी दिन जम्मू में G23 के नेताओं की बैठक हुई और फिर आम सभा, जहां गुलाम नबी आजाद को पीएम मोदी की तारीफ करते देखा गया। पीएम की तारीफ के बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में ऐसा उबाल आया कि उन्होंने वहां गुलाम नबी आजाद के पुतले जलाने शुरू कर दिए। अब जिस तरह चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी की कलह सामने आती जा रही है, इसका चुनाव पर कुछ ना कुछ असर तो जरूर पड़ेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने जून में अंदरूनी चुनाव कराने की बात भी की है। इसमें तो कोई शक नहीं हो सकता कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए मैदान में होंगे ही। कोशिश यही होगी कि कोई उनके सामने चुनौती पेश नहीं करे और बिना किसी विरोध के वो चुन लिए जाए, लेकिन शायद ऐसा ना हो। अब जबकि गांधी परिवार के खिलाफ G23 नेताओं ने मंच खोल ही दिया है, तो ये संभावना तो जरूर है कि G23 की तरफ से गुलाम नबी आजाद को राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतारा जा सकता है। इससे ध्यान भटकाने के लिए पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी का कांग्रेस मुख्यालय में बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और फिर जिस तरह से पार्टी का मीडिया विभाग सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही फोकस में रखना चाहता है, कोशिश है कि जनता को यह बताया जाए कि पार्टी में अगर कोई नेता है तो वो गांधी परिवार का ही हो सकता है। आजाद या कोई और अगर राहुल गांधी को चुनौती देता है तो उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टी में लोकतंत्र बचा नहीं है और जिसके पास जितना मक्खन है वो भर भर के पार्टी के आलाकमान को लगाया जा रहा है। ये नेता विरोधी स्वर को दबाने और कुचलने की कोशिश तेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टी के 23 नेताओं को ही कांग्रेस पार्टी के भविष्य की चिंता है। पार्टी का एक बड़ा तबका अब ये मानने लगा है कि समय आ गया है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार किसी और को सामने आने का मौका दे, ताकि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से नए नेता के साथ, नए विचार, नए जोश और नई रणनीति के साथ बीजेपी को 2024 के आम चुनाव की चुनौती पेश कर सके। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी की राह कठिन हो सकती है और वे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हार भी सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी ने कभी सोचा नहीं था कि गांधी परिवार अमेठी से चुनाव हार सकता है, पर हुआ ऐसा ही। इतना तो तय है कि अगर बागियों को पार्टी ने नहीं निकाला तो जून के आंतरिक चुनाव में जमकर आतिशबाजी देखी जाएगी, जो कि कांग्रेस के लिए काफी नुकसानदायक साबित होने वाली है। राहुल गांधी को भले ही अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन उसके पीछे भी उनकी सोची समझी रणनीति ही थी, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि गांधी परिवार के अलावा किसी और के हाथ में पार्टी की कमान सौंपी नहीं जाएगी और कल फिर जब अध्यक्ष की मांग की जाएगी तो राहुल गांधी को ही इस पद पर बैठा दिया जाएगा। यही कारण है कि सोनिया गांधी भी आज तक पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई हैं, लेकिन इसमें कोई दौरा नहीं है कि कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों में सौंपे जाने के बाद से ही पार्टी की बर्बादी का समय शुरू हो गया है और हाल ये है कि पार्टी का एक खेमा बागी होता ही चला जा रहा है। ऐसे में अगर अब भी कांग्रेस आलाकमान को ये बात समझ नहीं आई तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का हाल लोकल पार्टियों से भी बुरा हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।